मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया मौसम का हाल। पूर्व पालिका अध्यक्ष की जयंती पर किए कंबल वितरित। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कांग्रेस मुख्यालय में की प्रेस वार्ता। कार चालक ने टक्कर मार मासूम को उतारा मौत के घाट। मेडिकल मोबाइल यूनिट का हरी झंडी दिखाकर हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी ने दिए अलाव जलाने के निर्देश। कोरोना के वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड अलर्ट। परिवहन विभाग ने बॉर्डर पर चलाया चेकिंग अभियान। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 23 से 30 दिसंबर तक मौसम को लेकर कोई विशेष एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में कम बारिश और बर्फबारी बागवानी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि 25, 26 और 27 दिसंबर को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके बाद मौसम साफ होगा। वहीं 30 तारीख के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के आसार बन रहे हैं, लेकिन इसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड में इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। चमोली, पिथौरागढ़ और दिसंबर या में देख रहे हैं कि अभी तक कुछ रेनफॉल एक्टिविटी या स्नोफॉल एक्टिविटी प्रदेश में नहीं मिली उत्तराखंड में, और इसी तरह की जो सिचुएशन है वो करीब नवंबर में भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो कम रेनफॉल एक्टिविटी है, स्नोफॉल एक्टिविटी, ये कृषि और बागवानी के लिए भी जो है अच्छा नहीं है। जिसको आप देखेंगे थोड़ी बदली छाएगी, 26 को भी रहेगी। और छुटपुट लाइट एक्टिविटी रेन या स्नो की जो हाई रीचेज है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, उनमें थोड़ी बहुत हल्की या हल्की एक्टिविटी कहीं कहीं पर वो मिल सकती है। पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय विजय जोशी की जयंती पर उनकी पत्नी शोभा जोशी ने जरूरतमंद परिवारों को कंबल वितरित किए। आपको बता दें कि शोभा जोशी समाज सेवा में निरंतर सक्रिय रहती हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर दोनों सरकारों को जमकर घेरा। और सौभाग्य कहूंगा कि सुल्टे साइड का पुल टूटा। अगर कहीं ये दूसरी तरफ को जहां और क्रैक्स हैं वो टूटा होता तो निश्चित वहां बसासत है, लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, अगर वहां करा होता तो शायद कोई कैजुअलिटी भी होती। और इसमें भी कुछ लोग बचे हैं बाल बाल। तो और उससे पहले भी जो सोंग नदी में जो हुआ है उसका आपको संज्ञान लाना चाहता हूँ। आदरणीय नेगी जी जो समय हमारी जिला पंचायत सदस्य थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये खतरा है, पुल टूट सकता है। उसके बावजूद भी ना तो अधिकारियों ने, ना मंत्री ने, ना सरकार ने कोई संज्ञान लिया, और वो पुल टूटा, उसमें लोगों की मृत्यु भी हुई जिस दिन पुल टूटा। आप सब इस बात की जानकार हैं। और उसके बाद जब उन्होंने लिखा था पत्र, ये लिखा था 25-30 लाख रुपए में बंदे बन सकते हैं, इसको रोका जाए। अब पुल टूटने के बाद एक तो पुल की जो बनी हुई लागत थी उसका नुकसान हुआ, और 3 करोड़ रुपया भी और लगा है केवल अप्रोच रोड बनाने में और बंदे बनाने में। तो ये जो राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार के उन कर्मचारी अधिकारियों को जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य के द्वारा लिखी गई कार्रवाई पर कार्रवाई नहीं की, अन्य लोगों के उस पर नहीं की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। बीती शाम ग्राम चोरपानी में रहने वाले मजदूर की 5 साल की बेटी को अज्ञात कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मासूम की मौत हो गई। वहीं वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि घटना की सूचना देने के करीब 2 घंटे तक भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। यदि पहुंच जाती तो फरार चालक को पकड़ लिया जाता। मेरी मुन्नी नाम सबिया है। घटना ये हुई, मेरी लड़की घर से दूध लेने गई, दूध लेकर वापसी आ गई, कच्चे रास्ते पे खड़ी, वो पार करने के राई रोड, बोले ये गाड़ी नहीं आवे इधर उधर से, तो मैं पार कर लूँ रास्ता। मेरी लोंडिया को वही ठोक गया कच्चे रास्ते में, कार वाला भाग गया। वो लड़की का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। अब क्या पता हमें, क्या 5 साल की है हमारी जीनत। मेडिकल मोबाइल यूनिट का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन में विधायक मनोज तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा, जिला विकास अधिकारी अंशुल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC पंत ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं CMO डॉक्टर पंत ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मोबाइल यूनिट जनपद के दूरस्थ सीमांत क्षेत्रों में जाकर रूट मैप के आधार पर कार्य करेगी। उन्होंने बताया वाहन में एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट तथा चालक मौजूद रहेंगे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब जिलाधिकारी सोनिका द्वारा शीतलहर के चलते देहरादून के नगर निगम एवं नगर निकायों में विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी रैन बसेरों के साथ ही अस्थायी रैन बसेरे चिन्हित करने एवं रैन बसेरों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद से नगर निगम देहरादून द्वारा शहर के ISBT, निरंजनपुर मंडी, रेलवे स्टेशन, प्रिंस चौक, टैक्सी स्टैंड, पुराना दिल्ली बस अड्डा, घंटाघर समेत 20 विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाए गए हैं। वहीं नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि निगम की ओर से अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही शहर के 4 रैन बसेरों में भी गरीब तबके के लोगों के रुकने के इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र में शीतलहर को देखते हुए लगातार डेली 20 से भी अधिक स्थानों पे अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और इनके लिए ड्यूटियां भी निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त रैन बसेरे भी मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में गद्दे, रजाई, कंबल इत्यादि, बेड इत्यादि की व्यवस्था है और लोगों के द्वारा लगातार प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें रैन बसेरों में भी हमने ड्यूटी लगाई है। 3 रैन बसेरे नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक चौथा रैन बसेरा भी एक NGO के माध्यम से शहर में संचालित किया जा रहा है। सर कुछ शिकायत? वर्तमान में रैन बसेरों में रजाई गद्दे की कोई कमी नहीं है और अभी जितना हमारे पास संसाधन है उतनी संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं और जहां पर भी ऐसा आवश्यकता आएगी तो इससे अधिक जो भी रजाई गद्दे की व्यवस्था करनी है तत्कालिकता के आधार पे तुरंत ही कर दी जाएगी। चीन में कोरोना के निरंतर बढ़ते हुए मामलों को लेकर गृह मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी, जिसके मद्देनजर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य महानिदेशक के साथ सचिवालय में एक बैठक की और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी दिशा निर्देश है वह सभी CMO और सरकारी स्वास्थ्य महकमों को दे दिए गए हैं। देखिए, इसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव महोदय से एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आए हैं। उसमें 2 चीजों पे स्ट्रेस किया गया है। एक तो सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। तो अभी फिलहाल सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी जो कोविड पॉजिटिव जो सैंपल्स आ रहे हैं उन सबको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे जो अभी 4 हमारे लैब्स हैं 4 मेडिकल कॉलेजेस में, अल्मोड़ा, श्रीनगर, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज, वहां पे हम लोग अपने सैंपल्स भेजेंगे। हालांकि आज के डेट में मात्र 3 से 4 केसेस पर डे आ रहे हैं, तो फिलहाल कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। और हम दूसरी स्ट्रैटेजी हमारी जो है वो वैक्सीनेशन को लेके है। जो बूस्टर डोसेस हैं, जो प्रिकॉशन डोसेस हैं, उसको जो है हम लोग बृहद स्तर पर और हम लोग पुश कर रहे हैं जिले में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने रिक्वेस्ट भी की है कि हमें और वैक्सीन दें, जो हमें जल्द से जल्द मिल भी जाएंगे और उसके बाद हम अपना वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी, एक प्रोलॉन्ग वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी के तहत रेगुलर वैक्सीनेशन कराएंगे बूस्टर डोसेस का। किच्छा में परिवहन विभाग ने अवैध डग्गामार एवं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलभट्टा थाना अंतर्गत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर अभियान चलाते हुए टीम ने कई वाहनों का चालान किया। हमारे हेडक्वार्टर द्वारा दिए गए निर्देश हैं, हमारे सचिव साहब द्वारा दिए गए निर्देश हैं और हमारे RTO महोदय द्वारा दिए गए निर्देश हैं। उसके निर्देशों में अवैध संचालन डग्गामार गाड़ियाँ को जो पकड़ा जा रहा है, इसमें यहाँ पे एक स्कूल की गाड़ी बंद की गई है जो कि प्राइवेट गाड़ी है और स्कूल के बच्चे ढो रही थी, मतलब कि उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा था, तो उसमें इस को बंद किया गया है। इसका चालक गाड़ी छोड़ के भाग गया है तो इसको खुद सीज कर दिया गया है। अन्य एक और गाड़ी बंद की गई है। 2 ई-रिक्शा इसमें बंद किए गए हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं और इनके पास किसी भी तरह के प्रपत्र नहीं पाए गए हैं। इसमें 2 केस जो मिले हैं ये शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के मिले हैं, तो 2 केसों में हम लोग दोनों का चालान कर दिया है। एक इसमें टेम्पो है हल्द्वानी नंबर का जिसके पास ना फिटनेस है ना परमिट है इस रूट का, और एक दूसरा ई-रिक्शा चालक है
जिसने दारू पी रखी है, और इन दोनों को हम लोग चालान करके और ये कोर्ट में चालान भेजेंगे और अभी पुलबट्टा थाने पे इन दोनों को बंद करने के लिए ले जा रहे हैं इसको। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज चैनल से। धन्यवाद।